हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर, जिसे डिनोट किया जाता है स्मॉल आई से। वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या आती है? ठीक है, सपोज करिए जब हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं किसी सॉल्यूशन में एज अ सॉल्यूट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है बढ़ जाए या हो सकता है कम हो जाए। अगर बढ़ जाए मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाए तो जो नॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, ठीक है, उसमें चेंज हो जाएगा तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैसा ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? वैसे ही अगर पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट हो गए, ठीक है, तो हम मान के तो ज़्यादा पार्टिकल से चल रहे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कैलकुलेट करी थी वो ज़्यादा पार्टिकल से कैलकुलेट करी थी, पर अब एसोसिएट होने के कारण वो सब कम हो जाएंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व करेंगे वो कम आएगी एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड वैल्यू से। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप? एम एन बाय एम ओ। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। एम एन बाय एम ओ, इससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका आई। क्लियर है? अच्छा, एक बात और, जो मोलर मास होता है सॉल्यूट का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। मतलब जैसे जैसे हमारा सॉल्यूट हैवी होता जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर है? तो इस वाली वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करने की कोशिश करें तो नया एक्सप्रेशन हमको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ऑब्जर्व कोई चीज़ जब हम करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंटली करेंगे, मतलब या तो एसोसिएशन हो चुका होगा या डिसोसिएशन हो चुका होगा, जबकि नॉर्मल वैल्यू वो वाला वैल्यू होगा जो हम थियोरेटिकली कैलकुलेट करें। तो हम आई का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ओके, अगला क्वेश्चन ये आता है कि आई का वैल्यू पता होने से हम कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, उसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले देखें। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी। आई अगर हमें फैक्टर काउंट में लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई से राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब नया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या मिला आपको, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू आई इन टू एक्स बी। वैसे ही डेल टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, आई इन टू के बी एम। डेल टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, आई इन टू के एफ एम। और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इन टू सी आर टी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट करा जाता है अल्फ़ा से। अब समझने की कोशिश करें ये होता क्या है। सपोज करिए आपके पास 100 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें से 40 पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिसोसिएशन में चले गए, जबकि 60 पार्टिकल डिसोसिएशन में नहीं गए। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया, 0.4। हाँ, क्या हुआ, 0.4। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हमेशा वैल्यू किस चीज़ में आएगा, पॉइंट में आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू अगर 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो कितना हो सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 1 हो सकता है। क्लियर है? इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ कंसिडरेशन करने पड़ेंगे, ध्यान से देखें। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मानना पड़ेगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, उसे क्या लेंगे हम, अल्फ़ा। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, टोटल थे हमारे पास 1 मोल, जिसमें से कितने मोल, अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो गए, तो अनडिसोसिएटेड कितने बचे, यस 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, एक बात और, जब पार्टिकल डिसोसिएट होगा तो उसके अलग अलग फ्रेगमेंट बनेंगे। हो सकता है वो पार्टिकल 2 फ्रेगमेंट में हुआ हो, या हो सकता है वो पार्टिकल 3 फ्रेगमेंट में हुआ हो। जनरलाइज वे में हम क्या मानेंगे उसको, स्मॉल एम। ध्यान से देखिए इस स्टेटमेंट को, ईच पार्टिकल डिसोसिएटेड इनटू स्मॉल एम फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा, कितना होगा,
एम अल्फा, अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट हुए थे, हर पार्टिकल कितने फ्रेगमेंट में डिसोसिएट हुआ, एम पार्टिकल में, तो कितना हो जाएगा टोटल, एम अल्फा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हुआ, ध्यान से देखिएगा, 1 - अल्फा ऐसे पार्टिकल थे जो डिसोसिएट ही नहीं हुए थे, प्लस जो डिसोसिएट हुए थे मतलब अल्फा डिसोसिएट हुए थे वो कितने फ्रेगमेंट में डिसोसिएट हुए थे, एम पार्ट में, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 1 - अल्फा प्लस अल्फा एम। ठीक है, अब आई की पहली प्रॉपर्टी से देखिए आप। ठीक है, तो आई में क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्लियर है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में था आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितने पार्टिकल हुए, 1 - अल्फा प्लस अल्फा एम अपॉन बिफोर कितने थे, 1 ही थे। ठीक है, रीअरेंज करें तो अल्फ़ा वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा एम इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 - आई, अल्फ़ा को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 - एम इज इक्वल्स टू 1 - आई, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 - आई अपॉन 1 - एम। ये आ गया आपका एक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले से के अंदर आप आई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम एन अपॉन एम ओ। क्लियर है, तो हम इसके अंदर अगर पुट कर देंगे आई का वैल्यू एम एन अपॉन एम ओ तो हमें एको फॉर्म मिलेगा, उसको क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं, सॉल्व करने के बाद आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा। ये दो फॉर्म हैं आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के।